हाँ, सब में, पूरे साइंस में, पूरे में। देखो आज का जो लेक्चर है ना, इसका थीम है, इसको पढ़ लिया तो जिंगा लाला। इतना 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 पढ़ लिया तो जिंगा लाला। इसका थंबनेल बनाना था भड़कीला सा, ऐसे फोटो लगे। ठीक है, चलो। ग्रेविटेशन के क्या, अच्छा ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या क्या है यहाँ देखो, उस पर तो क्या है, रिकॉर्डिंग देखोगे। पहला फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी का था, क्या था बताओ, कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि स्मॉल जी डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ डी लिख लो और करके, कोई प्रॉब्लम, आप डी भी लिख सकते, नहीं डी लिख सकते, कोई दिक्कत। ठीक है, where d is a distance between two object, d and r is a distance between two object। r का मतलब ये है कि when we take an object at the surface of earth, ये अर्थ है ना, तो in that case we take the radius of earth only, because अर्थ इतना बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। so this is m mass of object, this is capital M, that is mass of earth, वैल्यू दी जाएगी, है ना। उसके बाद इसमें इक्वेशंस थे फ्री फॉल के, 3 इक्वेशन थे फ्री फॉल के। पहला क्या था बताओ, u प्लस v, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू ut हाफ जी टी, वेरी नाइस। थर्ड इक्वेशन 2gh, okay। when we throwing an object upward side, when we throw an object upward side, we take g negative, very nice। when an object is falling toward the earth, we take g, ये आपके लिए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, मैंने कहा था कि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले वाले फॉर्मूले पे, मोस्टली जो है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोनेंट हैं। अगर कटने लायक तो काट दो, बहुत सारे एक्सपोनेंट पावर आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा जब पीछे से देख रहे हो तो। जैसे एंड में 2-3 स्टेप लिख लो, उसके बाद ऐसा जैसे एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बताओ जो 34, चलो 34 क्वेश्चन का 35 करते, 34 थ्योरी है इसमें बुक के हिसाब से, 35 है। तो गिवन दैट पर लिखेंगे, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन, गिवन दैट प्रॉपरली। So in 35 it is लिखा the calculate the force of gravitation between two object है, one has mass 50 kg and another is mass is 120 kg। so let's say 50 kg and the mass of second object is 120 kg, the distance between two is 10 meter। so we always take distance in meter। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किलोमीटर में दिया तो वी कन्वर्ट इनटू मीटर। इज इट क्लियर? अब आपको बताना एफ की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, एफ की वैल्यू। मोस्टली आपको जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू मेंशन होगा। बताओ क्या होगा केविन? क्या बात है, कितना होगा? 6 × 7 × 10⁻⁻। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जी का फॉर्मूला कैसे आया था, ऐसा यूनिट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला बन सकता है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। वी टेक फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर स्क्वायर एंड मास इन केजी, केजी इंटू केजी स्क्वायर। So this is the SI unit for capital G। Let's put the value in formula। Now हम लिखेंगे by using universal law of gravitation, statement लिखेंगे universal law of gravitation, F is equal to G m1 m2 upon d square। So that is 6.7 into 10⁻⁻11। m1 is 50 kg, m2 is 120 kg and the distance between is how much? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, that is 100।
तो यहां तक अगर लिखते हो 3 मार्क का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स यू विल गेट इट. नाउ फॉर 0.5 मार्क्स एक दूसरे को पूरी तरह से आंसर आएगा भी नहीं, तो उसका आगे क्या कहते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा. अगर आपका देखो एक्सपोनेंट अच्छा है, जैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी एक्सपोनेंट वाले हैं उनको एक तरफ लेते हैं, ठीक है, और नॉन एक्सपोनेंट मैं तो सही है ना, ये 100 हो जाएगा, हाँ, तो 6,000 आ गया, तो ऊपर जाएगा तो -2 होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको पहले इनको कर दो, 12 5 जा 60 बोलो, और 2 0 और है इसके, तो 6000 इंटू 6.7, और इधर कितना हो जाएगा 10 पे पावर -13. अब थोड़ा और आगे आते, 3 और हैं, तो 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू पावर -13, बोलो हाँ या ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा. तो दैट इज, ये तो कर सकते हो, 6.7 इंटू 6 कर सकते हो, 67 इंटू 6 कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने बताओ, 4.02 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर -10. इज इट क्लियर. तो अब f की यूनिट होती क्या है, न्यूटन. तो इस तरह के क्वेश्चन आप यहां तक कर सकते हो, ये इजिली सॉल्व हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया. तो ऐसे सारे क्वेश्चन है इसमें. कौन सा 10, 6000 को लिख दिया मैंने, ये 6000, तो इसको 6000 को मैं चेंज कर सकता हूँ 6 इंटू 10,000, मतलब 1000, सॉरी, कैन आई राइट 1000 10 टू द पावर 3, दैट्स एक्सपोनेंट इन क्लास 8, यू ऑलरेडी स्टडी. अब सुनो, अब आते हैं अपना मेगा रिवीजन पार्ट. ये हो गया ग्रेविटेशन, कल करा दिया था, ठीक है, वी हैव टू मैनेज टाइम ऑल्सो. तो हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. बताओ भाई. मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है. मास कैन नेवर बी 0, वेट 0 हो सकता है. और मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, वेट को हम न्यूटन में लेते हैं, या मास को न्यूटन में लेते हैं, वेट को किलोग्राम में लेते हैं. सही बता रहा है. और मास 0 हो सकता है, वेट, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है ना, इट डिपेंड ऑन द g, वेट g इज 0, g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पे वहाँ g 0 हो जाता है. एनीवे, और बताएं, अब आप मुझे बताते 9.8 वाला, वो तो स्मॉल जी की वैल्यू थी. नहीं वो उसका वो क्या था, वो क्या अर्थ के उसके अंदर क्या था, हर ऑब्जेक्ट का 9.8 होगा. अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट, एक और चीज बताते, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून is 1/6 of the weight of object on earth. Next is force and law of motion. Force and law of motion. तो थ्योरी उतना डिस्कस नहीं करना है. व्हाट इज फोर्स, इज अ सिंपल पुश एंड पुल. इसके इम्पैक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इन सब को चेंज करेगा वो. ठीक है, तो आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लेना है. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन द, व्हाट इज बैलेंस फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो एफ नेट लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो अगर 0 आता है तो हम कहेंगे उसको बैलेंस फोर्स. जैसे हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये F1 है, ये रहा आपका मान लीजिए F2, ये आपका मान लीजिए F3, और मान लीजिए ये आपका F4. क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर हम इन सबको क्लब करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड करेगी. तो अगर हम इस तरफ से पॉजिटिव लेते हैं तो कहेंगे 10 न्यूटन -10 न्यूटन, हाँ या ना. अगर हम ऊपर नीचे वाले बात करें तो कहेंगे सर 20 न्यूटन प्लस -20 न्यूटन, तो इफेक्टिवली क्या आ गया 0. एफ नेट वुड बी 0. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is 0. That kind of force is known as balanced force. Unbalanced में यही 0 भी non-zero. So what is unbalanced force? Unbalanced force. जितने भी जैसे मैं लिख रहा हूँ, चल रहा हूँ, या कोई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, वो सब कुछ अनबैलेंस फोर्स के वजह से होता है. चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन द मोशन, है ना, सब कुछ किसकी वजह से होता है, अनबैलेंस की वजह से. अनबैलेंस में क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, नॉन जीरो होगा. क्या होगा,
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस। उसके बाद व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया, बता जल्दी। हाँ When an object is in motion, it will stay in motion unless external force is applied. वेरी नाइस। When an object will stay in rest till an external force is applied. वेरी नाइस। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, it is a property of body by virtue of which it does not want to change until unless external force applied। कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, वो स्टॉप नहीं होगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। तो ओह, तबीयत खराब फिर भी आए तुम, दाने भी निकल गए तुमको। बैठो वहाँ पे केबिन के बगल में बैठो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब डेंगू 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 फैला हुआ है बहुत भयंकर। भाई है तुम्हारा, ऐसे बोलोगे तुम? करण अर्जुन हो तुम लोग, है ना? संग जीना संग मरना, बस इसके जीवा जीना कहाँ। ऐसे बोलोगे? कह रहे उधर देख रहे हो, एक भाई को डेंगू अगर उधर बैठा हो। अब ऐसे डेंगू वैसे भाई लेके आता है वो कौन सा ड्रिंक, तो भाई है तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, मैं कौन सा सीरियस हूँ? मजाक, हम भी तो मजाक कर रहे हैं। तो इनर्शिया मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अपोजिशन, है ना? इफ कोई, इसीलिए इनर्शिया भी तीन तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब मोशन मतलब कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, मोशन में भी वही रेस्ट वाला आप कह सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स हो गया, इनर्शिया भी हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम नहीं, सेकंड लॉ में यूज होता है, सेकंड लॉ में यूज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा था ना हमने, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एन अ बॉल इज थ्रोइंग विथ वेलोसिटी v whose mass is m, then the momentum produced by this ball is m into v. What is momentum? Momentum is a physical quantity. It show the impacts. जैसे कोई बॉल आ रहा है बहुत तेजी से हिट कर रहा है, ठीक है? तो अब जैसे दो गाड़ी टकरा रही है ऐसे, तो उसका मास और वेलोसिटी है तो उसका इम्पैक्ट शो होता है। क्या होता है हमें? इम्पैक्ट। तो मोमेंटम क्या है? इम्पैक्ट है। मोमेंटम क्या है? इम्पैक्ट है। जैसे मेरा हाथ में कुछ मास होगा और तेजी से ले जाकर से गाल, उसका गाल लाल हो जाएगा, झन हो जाएगा, तो वो क्या है? इम्पैक्ट। तो वो हो गया मोमेंटम। क्या हो गया? मोमेंटम। सो इफ m इज जीरो, m तो कभी जीरो नहीं होगा इस दुनिया में, m नेवर बी जीरो बिकॉज m इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट v शुड बी जीरो और मे बी जीरो। v तो जीरो हो सकता है ना, तो इन दैट केस मोमेंटम शुड बी जीरो, ठीक है? इन दैट केस मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ के लिए भी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी, ठीक है? ओके, कोई नहीं, पीडीएफ में बनवा के दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो। अरे हमें जल्दी जल्दी मास्टर क्लास है ना, बहुत रिवाइज है ना, बहुत तेज खींचना है हमें, ठीक है? नहीं तो फिर लगेगा 4 घंटे इसी में। ओके, सेकंड लॉ। व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, तो अपने भाषा में लिख के आओगे, टूटी फूटी अंग्रेजी में 0 नंबर मिलेगा। सो द रेट ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम है। मैंने फाइनल होगा एक इनिशियल होगा, तो क्या क्या लिख सकता हूं मैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इज इट क्लियर? अब रेट आ रहा है, इसका मतलब टाइम आ रहा है, तो डिवाइड बाय टाइम। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, वी टेक एन ऑब्जेक्ट whose mass is m, and initial velocity is u. Initial velocity is u, first case. After some time, after t time, mass remains same, but velocity change, that is final velocity v. हो सकता है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर फाइनल वेलोसिटी m into v and for initial velocity m into u upon t. Is it clear or not? Can I take the m common from this? तो ये हो जाएगा आपका f is equal to m into v minus u upon t. This is acceleration.
v minus u upon t is acceleration. तो कैन आई राइट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a. इसको रिमूव करेंगे, इससे एक कांस्टेंट लगा देंगे k, ठीक है. इस k की वैल्यू रखेंगे 1. क्या रखेंगे? 1. तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू a. तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फोर्स, दैट इज f इंटू m इंटू a. तो सेकंड लॉ से क्या मिलता है हमें? सेकंड लॉ से मिलता है हमें फोर्स का रिलेशन. क्या मिलता है? फोर्स का रिलेशन. तो वो डिफाइन 1 न्यूटन. So 1 Newton is the amount of force when 1 kg of object is moving with 1 meter per second square acceleration. 1 न्यूटन कब होगा? 1 न्यूटन कब होगा? 1 न्यूटन तब होगा सर जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसका वजन कितना हो? 1 kg हो और वो मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड. दैट इज 1 न्यूटन फोर्स. क्योंकि हमने फॉर्मूला किस में रखा? F इज इक्वल टू m इंटू ए में रखा. इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया. ये हो गया मोमेंटम. आगे बढ़े. केमिस्ट्री इजी है? इससे इजी है. थर्ड क्या था? देखो 9th की ना फिजिक्स टफ होती है और केमिस्ट्री इजी होती है. 10th की फिजिक्स इजी होती है, केमिस्ट्री टफ होती है. ये चल रहा है सदियों से परंपरा चले जा रही है. बायो तो 100 शायद दोनों में ही. बायो का कोई इशू नहीं है, बायो तो रटना ही है. तो अच्छा, केमिस्ट्री क्यों टफ हो जाती है 10th वालों की मैं बताता हूँ. पुराने एक पाप होते हैं. नहीं, आप अभी जब पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा तो चैप्टर नंबर 3 और 4 एक चैप्टर है, वो बच्चे ना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. तो जैसे वो 10th में जाते हैं तो जो पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन, वो उसी का यूज़ होता है. फॉर्मूला लिखना, वैलेंसी लिखना, बैलेंस करना. पूरे साल बच्चे रटते रहते हैं NaCl, NaCl2, NaCl, NaCl2. सही कौन सा है, गलत कौन सा है मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी टिल दैट इन 10th हाफ ईयरली एग्जाम उनका हो गया है, होने वाला है, बट दे अभी रटंत विद्या चल रही फॉर्मूले की. सिखाते रह जाओ, सीखते रह जाओ. नहीं उनको मानना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग में बना रखा कि हमको रटना ही पड़ेगा. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. तो न्यूटन थर्ड लॉ सबसे आसान है. बताओ. एवरी एक्शन इज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस. इसमें जो हमें इसका जो एप्लीकेशन यूज करना है वो करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो डेरिवेशन अभी क्यों नहीं बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है. अभी हम आपको सिंपल एक एप्लीकेशन पार्ट बता रहे हैं कि जब दो चीजें टकराती हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट हिट ईच अदर, सो द मोमेंटम शुड बी कंजर्व. ये इसका मतलब होता है. मींस मोमेंटम कैन नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट फॉर्म इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये बॉल है, एनसीईआरटी वाली बात करते हैं. लेट्स से बॉल ए, दिस इज बॉल बी. बहुत आराम से समझना. लेट्स से दिस इज मास ma, दिस इज मास mb, या आप m1 m2 कर लो तो ज़्यादा आसान होता है याद करना. तो मतलब पढ़ना. तो हम क्या बोलते थे इसको हम m1 कर लेते हैं. ठीक है. सब करो यार, कुछ नहीं छोड़ना. अभी इनिशियली केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2. ये कंडीशन है कि अभी आपस में टकरा नहीं रहे, चल रहे हैं बट आपस में कोलाइड नहीं किए हैं. बिफोर कोलिजन की कहानी है. ऐसे जा रहे हैं बट अभी टकराए नहीं है. अभी टकरा जाएंगे थोड़ी देर बाद. तो जब टकराएंगे तो अलग देखेंगे. तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ. PA लिख रहा हूँ, PA बिफोर कोलिजन. तो क्या लिख दूँ, चलो ऐसा लिख देते हैं, I लिख देता हूँ मैं. मोमेंटम, हाँ, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पूरी रामायण खत्म हो गई सर. सीता जी कौन है, ये वाली बाजी. सर याद नहीं रहता ना सर, अल्फाबेट सर एसपी के लिए होता है, कभी एस हाइट के लिए होता है, ऐसे बताते हैं. पहले ऐसा नहीं था. मैं मेरी माँ है पढ़ने से लगता है मेरी माँ है. u1 हो जाएगा. इसका लिख रहा हूं मैं PIB. PI मतलब इनिशियल लिख रहा हूं मैं, ये बिफोर कोलिजन. तो मैं लिख देता हूं M2 U2. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? दैट इज इक्वेशन नंबर 1. बोलो हाँ या ना. अब आते हैं आगे. इनिशियल वेलोसिटी इतने दिन बाद आपको यही होगा. अरे वो मोमेंटम बता रहा बिफोर कोलिजन. जैसे दो ऑब्जेक्ट जा रही है, ऐसे देखो दो ऑब्जेक्ट अभी टकराई नहीं है,
ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 दोनों जा रही हैं, टकरा नहीं रही है, तो इसका भी कुछ मोमेंटम होगा ना, क्योंकि मास भी है वेलोसिटी भी है, मास भी है वेलोसिटी भी है। मान लो अप्रोचिंग करें टुवर्ड ईच अदर आ रही हैं, अभी टकराई नहीं है। इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इसका भी इनिशियल, तो ए है तो मैंने पी आई ए लिख दिया, इनिशियल मोमेंटम फॉर ए। पी आई बी मतलब इनिशियल मोमेंटम फॉर बी। अब ये टकरा गई, क्या हो गई? अच्छा, ये ऐसे टकरा रही हैं कि ये टकराने के बाद आपस में फिर जैसे मान लो बहुत बड़ी टक्कर नहीं हुई है, देखो ऐसे अप्रोच कर रही थी, देख लो यहाँ पे टकरा गई, फिर टकरा के वापस जाने लगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी टकरा जाते फिर स्कूटी चली जाती है, तो वही वाली टकरा तो गए हैं, हाँ, तो टकरा के फिर बैलेंस करके निकल गई। तो ये वाला केस जो है वो है आफ्टर कोलिजन। ये जो अब नेक्स्ट केस जो बना ये है आफ्टर कोलिजन। क्या है? ये सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है और अपोजिट में भी जा सकती है, हो सकता है ना। तो मास में कोई चेंजेस नहीं है, इसका भी मास अभी m1 है, इसका भी मास अभी m2 है, क्योंकि मास में कोई डैमेज नहीं हो रहा है, बात समझना। हाँ, फाइनल में चेंज होगा, इसका हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। तो इसका जो मोमेंटम आएगा ए के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f मतलब फाइनल, f मतलब किसके लिए? ए के लिए। ये हो जाएगा m1 v1 और यहाँ लिख रहा हूँ p f b मतलब फाइनल मोमेंटम फॉर b, फाइनल मोमेंटम फॉर b। बस बस, बहुत बढ़िया। ये कहानी है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। मोमेंटम पता क्या कहता है? कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है बिफोर कोलिजन, दैट इज पी आई ए प्लस पी आई बी, है ना, इज इक्वल टू पी एफ ए प्लस पी एफ बी। इतनी बातें कहता है। लड़ने से पहले जो मोमेंटम था दोनों बॉडी का, लड़ने के बाद जो मोमेंटम था दोनों बॉडी का, वो कंजर्व होगा। क्या होगा? कंजर्व। तो यहाँ का फॉर्मूला बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब समझना। अब इस चीज को हम यूज करेंगे बुलेट एंड गन प्रॉब्लम में। किसमें? बुलेट एंड गन प्रॉब्लम। अब समझना, और क्या। अब मेरे पास तो बुलेट नहीं है, मैं इस चीज को बुलेट बना लेता हूं। सॉरी, है ना। ये है बुलेट, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम। इसमें बुलेट होगी, ये गन है तो कुछ मास होगा गन का और कुछ मास होगा, ऐसे कर लेता हूं, बेटर होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये रेस्ट पे है क्योंकि मैंने फायर नहीं किया, मैंने तो मान लेते बुलेट गन का प्रॉब्लम, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है। तो अभी मान लीजिए मेरा जो बुलेट था या गन था रेस्ट पे है, तो मान लीजिए बुलेट तो इसके अंदर है ना, भरी हुई है ऐसे, बंदूक मेरी जान, है ना। अभी ये रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल mg इज द मास ऑफ गन, mb इज द मास ऑफ बुलेट। इज इट क्लियर और नॉट? मैं कह रहा हूं कि ug इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, एंड mub इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बट अरे u1 u2 लिख लो, बट दोनों तो रेस्ट है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? अभी रेस्ट पे नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? गन की, बुलेट की 0। अब क्या किया मैंने? फायर कर दिया। जैसे ही फायर किया बुलेट बाहर आई और ये जा रही है किससे? v वेलोसिटी से, दैट इज vb। और जब हम फायर करते तो गन पीछे आती है, क्या आती है? इट विल फॉल बैकवर्ड साइड। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। सो गन भी तो पीछे जाएगी, पीछे गई, वो मान लो vg से क्या जाएगी? ये 0 नहीं होगा, ये 0 क्या होगा? u0 होगा। वेरी नाइस। तो जो फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, उसमें u वाले पोर्शन में 0 रख दो भाई, u तो 0 पूरा। मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, फॉर यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास ये फॉर्मूला है ना। जहां जहां पे 1 है वहां पे गन रख दो, जहां जहां पे 2 है वहां बुलेट रख दो। बात समझे? तो अगर हम ये रखते हैं तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा? मास ऑफ गन, हाँ, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू
मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो बुलेट नहीं। तो ये सिंस चूंकि UG एंड UB दोनों क्या हैं, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे, ये पूरी फॉर्मूला ये वाला क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा mg vg प्लस mv vb। बोलो हाँ या ना, संस्कार का ये डाउट था। अब इस हिस्से को किसी को भी, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए, इसको जो उठा के इधर भेज दूं तो निगेटिव साइन आएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको भेज सकते हो, ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा। mg is equal to minus mv vb. This is the main formula for bullet and gun problem. हाँ, तो मास जोड़ देंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये लकड़ी रेस्ट पे रखी हुई थी, लटकी हुई थी, अभी ऐसे रस्सी से बांध के लटकी हुई थी। वुडन ब्लॉक है, क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ना वुडन ब्लॉक। क्या हुआ, हाँ वही उसी क्वेश्चन बात करूं। दिस इज अ वुडन ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मास ऑफ वुडन ब्लॉक। कुछ दिया होगा, मान लो कह रहा हूं 2 kg का, कितने का है, 2 kg का। इनिशियली रेस्ट पे है ये। अ गन इज फायर्ड, बुलेट, और वो बुलेट जाके इसके अंदर इंसर्ट हो गई ऐसे। जैसे इंसान को गोली लगता है तो क्या होता है, वो पीछे नहीं गिरता है। साउथ इंडिया में तो हवा में उड़ जाता है, हॉलीवुड उसमें साउथ मूवीज में 10 फीट जाके गिरता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, जब गोली लगे तो वहीं गिर जाओगे, पता है, रियल देखा मैंने गोली लगते हुए। ठीक है, तो हमारे तो यहाँ जानते ही हो। तो क्या होगा जब इसे बुलेट लगेगी, ये लकड़ी थोड़ी सी शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी, है ना। ये जो लकड़ी है ये क्या हो जाएगी, अब इधर आ जाएगी ऐसे। तो लकड़ी मूव कर रही है तो क्या बुलेट उसके अंदर नहीं है, बहुत ध्यान समझो, है ना। तो लकड़ी की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी वही। जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हम कहेंगे मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट, ठीक है, वुडन ब्लॉक इनटू v। दोनों सेम से तो जाएंगे। ये कहाँ, ये क्वेश्चन में यूज करना है हमारे इसमें जो, हाँ ओके। जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम टू कवर ऑल द थ्योरी। अच्छा, आपको क्या काम करना है, अरे सुन तो मेरे भैया, यू हैव टू डू दैट इज पेज नंबर 7। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, बुक अब सबके पास है, ठीक है। आई विल चेक द मटेरियल। मैं इसको, अरे बुक नहीं लाओ क्या, तो फिर फोर्स का पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 16 to 35। मैं लिख रहा हूँ लखमीर सिंह, पेज नंबर, आपको प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 16 to, कर रखा तो फिर करना है, रीडू करना है, रीडू करना है, किया तो क्या हुआ। द टास्क 1, दिस इज टास्क 1। आफ्टर दैट बस इतना ही करना है इसमें, क्योंकि बुलेट गन वाला ही आता है प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि कल पेपर है तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि मिनिमम स्टडी मैक्सिमम मार्क्स। फोर्स मोशन पे आ जाते हैं भाई। चलो जी, सीधे सीधे आते हैं फटाफट। मोशन, व्हाट इज मोशन, जल्दी जल्दी क्लिक, आधे घंटे मोशन करना है। व्हाट इज मोशन, रिवीजन चल रहा है, बहुत जल्दी करना है। व्हाट इज मोशन, जल्दी बताओ। हरने का भाई केविन, हरने याद रहता है मेरे को। व्हाट इज मोशन, नहीं याद किया, क्या पढ़े हो बैठ के, कह रहा था फिजिक्स पढ़ाऊं मैं। अच्छा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन और रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। Difference between distance and displacement, distance is a scalar quantity and displacement is a, उल्टा तो नहीं बोल दिया, उल्टा बोल दिया। So displacement is a scalar quantity and distance is a vector quantity। सही बोला था। Displacement is a shortest distance between initial and final। उसके बाद क्या था, speed is equal to distance upon time। फिर क्या था, average speed, that is total distance upon total time। आपको न्यूमेरिकल कराया गया average speed के ऊपर, average होगा, हाँ वो जो तुम बोले
कब होगा, ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया कि आप ए से बी गए u वेलोसिटी से और फिर v से वेलोसिटी से, डिस्टेंस इज सेम। उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा v एवरेज, वो लगेगा u प्लस वी अपॉन 2। बट ये हमेशा नहीं लगेगा। मान लो डिस्टेंस, मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप 10 किलोमीटर गए फिर 20 किलोमीटर गए, ठीक है, डिस्टेंस आपकी स्टार्टिंग में थी 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे में थी 40 किलोमीटर। बहुत क्वेश्चन कराया हूं मैं इस पे। फिर क्या है, एवरेज स्पीड निकालो, तो टाइम निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो रियल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, हाँ टीटी, टोटल टाइम, है ना। और कभी कभी टाइम नहीं दिया होता था तो हम लोग निकालते थे इस वाले फॉर्मूला से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम निकाल लेते थे कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। कभी कभी डिस्टेंस नहीं दिया होता था, स्पीड और टाइम दिया होता था, तो हम डिस्टेंस निकालते थे स्पीड इनटू टाइम से। इस पे हमने कम से कम 10 बार न्यूमेरिकल कराए स्टार्टिंग वाले में, वो सब रिवाइज। ठीक है, तो आगे हमें यूज करना है। उसके बाद क्या था, इसके बाद था आपका डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मे बी जीरो, वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो। मान लो ऐसे पाथ है हमारा, तो अगर आप पाथ चेंज कर रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी क्या हो रही है, नॉन फॉर्म हो रही है। क्योंकि हर केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। हाँ सही कह रहे हो, हर केस में क्या हो रहा है, v तो सेम था, मतलब तुम यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। सेकंड केस, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इस केस में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, बट यू चेंजिंग योर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म। और हो सकता है दोनों कर रहे हो, डायरेक्शन भी जिगजैग है, स्पीड भी ये वाला मोशन, पहाड़ों पे जाना, तो क्या करोगे, कभी बढ़ाओगे कभी घटाओगे, कभी बढ़ाओगे, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटा, ये है मेगा रिवीजन, इसमें बहुत डिटेल में वैसे नहीं, ऑलरेडी 4 महीने की चीजें क्लब कर रहे हैं हम लोग ना, अप्रैल से पढ़े हैं। तो बस तुम्हें क्या कर रहा हूँ, वेकअप कॉल दे रहा हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो जब रिवीजन अभी करोगे तो वो सब चीज़ें माइंड में लेके करोगे। उसके बाद क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या था भाई, बताओगे। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी इसका, वेरी नाइस। एंड थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। थर्ड इक्वेशन क्या था। उसके बाद ग्राफ आ जाओ, vt एंड dt ग्राफ, vt एंड dt ग्राफ। dt मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कैसा स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव यू स्पीड और वेलोसिटी, है ना, ये तो देगा। स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव यू, अगर नॉन फॉर्म मोशन है तो कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा dt ग्राफ। कैसा बनेगा, अगर ऐसे मान लो, ठीक है, dt ग्राफ में अगर ऐसा, इसका मतलब पता है, जैसे अभी हो समय चल रहा, कहीं जा रहे हो तुम, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, मीन्स स्पीड इज जीरो। कहीं जा रहे हो क्या तुम, अभी पिछले घंटे से बैठे हो, टाइम तो हो गया 1 घंटा, गए कहीं नहीं तुम, इसका मतलब टाइम तो चल रहा है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बट तुम्हारा डिस्टेंस मान लो 10 मीटर पे जाकर रुक गए हो। 2 सेकंड पे भी 10 मीटर पे थे, 3 सेकंड पे भी 10 मीटर पे थे, 4 सेकंड पे भी 10 मीटर, हर बार तुम 10 मीटर पे ही हो, मतलब यू आर एट रेस्ट। वो निगेटिव जाएगा, बस बढ़ेगा और घटेगा। अगर ऐसे बढ़ रहा है ना, ये कब होता है ना, इसका मतलब होता है कि पहले कुछ सेकंड तक तो बढ़ी स्पीड, उसके बाद मान लो 2 सेकंड तक स्पीड बढ़ी, 2 सेकंड बाद स्पीड घटते घटते एक समय ऐसा आएगा यहाँ जाके जीरो हो जाएगा। तो निगेटिव ग्राफ कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, इसमें कह रहा है कि बढ़ तो रहा है बट सही से नहीं बढ़ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। वो इसमें नहीं है, dt में नहीं है। हाँ, अब है vt ग्राफ, वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो vt ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और आप ये बताओ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या देते हैं आपको, हैं हैं हैं, vt ग्राफ ही तो है, तुक्का मार रहे हो, भूल गया तो सब सही बता रहा हूं मैं। अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, कर्व्ड बनेगा।
ठीक है, वीटी ग्राफ। अगर इस तरह से है तो वीटी ग्राफ अगर आपका इस तरह से स्ट्रेट है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन 0। और अगर ग्राफ ऐसे है जो ये पूछा इसके नीचे आते समय इस तरह से वीटी ग्राफ, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नीचे जा रहे हो ना, तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ से दो चीज मिलती है, एक एक्सेलरेशन मिलती है, एक और चीज मिलती है, बताओ? स्पीड, वो डिस्टेंस नहीं मिलती है, एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, स्लोप निकलता कैसे? टेक एनी पॉइंट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? स्लोप, क्योंकि स्लोप का क्या होता है? tan थीटा, दैट इज p अपॉन b। अगले साल पढ़ा जाएगा 10th में मैथ में, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान लो ग्राफ इसमें आ गया, इसमें कैसे निकलोगे? वी हैव टू टेक 2 पॉइंट, वी टेक 2 पॉइंट, दैट इज t1 t2, बोलो हाँ है ना? यहां मिलेगा क्या? v1 v2, तो फॉर्मूला बनेगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 फॉर अ नॉन फॉर्म ग्राफ। हाँ हाँ, dt में भी स्पीड, सेम लॉजिक वहां पे भी लगेगा। नेक्स्ट, वीटी ग्राफ से और क्या चीज मिलती है? कितना टाइम कितना हो रहा है? मेरी क्लास एक्चुअली 4:30 बजे, चलो टाइम है मेरे पास। तो अभी मैं तुम लोग को काम दे के जाऊंगा, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा मैं। हाँ, यहीं आऊंगा मैं, 4:30 बजे आऊंगा। तो 5:30 बजे जो काम दिया जाऊंगा मैं, हाँ यहीं बैठ के पढ़ लेना। जो काम जो दिया हूँ लर्निंग का, और ये काम जो दे के जाऊंगा, आई विल कम एंड चेक एंड टेक द टेस्ट, जो 5 क्वेश्चन वाला है। ओके, ओरली सुन लेंगे तो लिखा के देख लेंगे 2-3, उससे हो जाएगा। हाँ, लिख के कर लेंगे, लिख के कर लेंगे। 3-4 सवाल तभी दे सकता हूँ। राइट द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, और क्या क्या है जल्दी बताओ, गोल्गी अपार्टस, इन सब के फंक्शन, एक क्वेश्चन बन गए ये। ठीक है, टिश्यू में, प्लांट टिश्यू के जो सारे पार्ट बताओ, तो मैथमेटिक बता दो। राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हो गया क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हो गया। 5 से क्वेश्चन ऐसे बोल, यही लिखना आंसर में। अब देखो बेटा सुनो, वीटी ग्राफ जो है, अच्छा फोकस, वीटी ग्राफ आपको एक चीज और देता है, ये बड़ी फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, बार बार आता है, कुछ इस तरह का दिखता है ग्राफ। बताऊं कैसा? ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, नहीं दिखा है? देखे होगे। अब इसमें क्या है कि आपको वैल्यू दी जाएगी, मान लो ये दे दिया 2 सेकंड टाइम, ये दे दिया आपको 4 सेकंड टाइम, और ये दिया 6 सेकंड, क्योंकि टी है ना। और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ओ से ए गए, ओ से बी गए, बी से सी गए, इसमें पार्ट्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालना तो सही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकाला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन फॉर ओ ए कितना हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है ये, और बेस कितना है ये, तो दैट इज परपेंडिकुलर इज 20 अपॉन 2, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना? ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? ए से बी, एक्सेलरेशन फॉर ए टू बी 0, बोलो क्यों? v इज कांस्टेंट। एंड एक्सेलरेशन फॉर बी टू सी, एक्सेलरेशन फॉर माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना? 20, और 4 - 6 डिफरेंस कितना है? 2 का। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव स्लोप जा रहा है। ये कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन पूछना। दूसरा क्या पूछेगा? कैलकुलेट द टोटल। तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो एक बार आप एरिया ये निकालेंगे, एक बार एरिया आप ये निकालेंगे, और एक बार एरिया आप ये निकालेंगे, और इसको ऐड कर देंगे सभी एरिया। फॉर एग्जांपल, दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, एंड दिस इज एरिया A3। मतलब A1 और A3 सेम होंगे, बस माइनस में होगा A3। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। A1 में क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है। यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ABCD दिखता हूँ, तो ADO ट्राइंगल है, जिससे हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। 2 और हाइट कितना है? तो एरिया आ गया 20 यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया कितना आ गया? 20 स्क्वायर यूनिट, बाद में देख लेंगे। अब ABCD, इसको E लिख लेता हूँ। ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट इज ABED। दिस इज रेक्टेंगल और नॉट? फॉर A2 ब्रेथ कितनी है सर? 4 - 2 2। हाइट कितनी है सर? 20।
हमने रेक्टेंगल पढ़ा है सर, मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 40 आ गई इसकी, कितनी आ गई, इसकी भी 20 आएगी। हम निगेटिव नहीं लेंगे डिस्टेंस, निगेटिव डिस्टेंस नहीं लेंगे, तो नेट डिस्टेंस कितना आ गया, नेट डिस्टेंस आपका आ गया A1 प्लस A2 प्लस A3, तो कहोगे सर 20 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 80 मीटर लिखो या यूनिट लिखो, आपकी मर्जी। या आया है ना यूटीज वगैरह में क्वेश्चन आ रखे हैं, गलत आ गया, कैसे 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 कैसे, कौन सा एरिया गलत, कौन सा, ये 2 है, 2 22 20 इंटू 2 कितना होता है, 20 इंटू 2 40 नहीं होता है, तो 40 हो गया, गड़बड़ क्या हुआ ये तो बताओ। वो पैरामीटर होता है, आप ये जो कह रहे हैं ये पैरामीटर होता है, ट्वाइस एल इन प्लस बी है ना, और एरिया होता है एल इंटू बी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग विथ यू दैट, कोई बात नहीं। ये टोटल क्या था, किसके, ये कॉन्सेप्ट किसके थे, किसके थे, मोशन के, किसके। अब मोशन में क्या करोगे, चलो लखमीर सिंह पेज नंबर, जल्दी आ जाओ। अच्छा एक चीज और, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन बॉडी मूविंग इन अ क्लोज पाथ, केवल सर्कल के लिए नहीं हो, जैसे पंखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फैन का चलना, सैटेलाइट का घूमना, ठीक है, पृथ्वी का घूमना सन के तरफ चारों तरफ, मून का घूमना, लेकिन केवल उसी को नहीं बोलेंगे, अगर कोई रेक्टेंगल पाथ में भी घूम रहा है ना, ट्रायंगल पाथ में भी घूम रहा है ना, वो भी आपका सर्कुलर मोशन है, क्योंकि पाथ क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाथ। तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका पैरामीटर, सबके पैरामीटर लेने पड़ेंगे, तो v कैसे निकलेगा, v निकलेगा पैरामीटर अपॉन टाइम, इसका पैरामीटर क्या होगा 2 पाई r, मान लो r रेडियस है, इसका पैरामीटर क्या होगा 2l प्लस b, और इसका पैरामीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल a b c है, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस दिस इज p, बाकी टाइम आपको दिया जाएगा। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ time is known as uniform motion. What is non-uniform motion? An object travel unequal distance in an equal interval of time is known as non-uniform. तीनों चैप्टर करा दी हल्का हल्का, पता क्या है इसका, हाँ जिस्ट ही करा है, समरी इसको देख लिया तो जिंगा लाला। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो फिर से बताते हैं। मान लो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, यह है 10 मीटर का और यह है 5 मीटर का। एक इंसान यहाँ से चालू करना, चक्कर लगाया जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो अगर मुझे इसकी उसकी वेलोसिटी निकालनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो हम कहेंगे सर कितना पैरामीटर कितना है, तो कहोगे सर 2, और टाइम दे देता हूं मैं, टाइम दे दिया मैंने 10 सेकेंड, तो ये जो भी आंसर देगा ये 5 हो गया, 15/5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पार्क। 3 से काटा ना मैंने, अच्छा ये 5 है ना। ऐसे मान लो सर्कुलर पार्क है, मान लो कोई सर्कुलर पार्क में भाग रहा है विथ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसमें पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई r, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 10 अपॉन टाइम, मान लो टाइम देता हूं 10 सेकेंड, तो ये सॉल्व कर देना, ये आपको v दे देगा। घड़ी का चलना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मेरी घड़ी जो चल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पंखा का चलना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें वो गोल गोल का घूमना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ पैरामीटर पर स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फॉर्मूला होता है v का, वेलोसिटी का, ये होता है पैरामीटर ऑफ पाथ, पाथ सर्कुलर पाथ होना चाहिए अपॉन टाइम टेकन। सर्कुलर पाथ, कोई भी क्लोज पाथ, रेक्टेंगल भी तो हो गया क्लोज पाथ, बस उसको भी कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्क्वायर भी है, पेंटागन भी है, मान लो ऐसे है, ऐसा सरफेस है, तो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, बस तुम्हें सबके साइड जोड़ने पड़ेंगे। जैसे ये मान लो ए है, ये बी है, सी, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। अच्छा बस नाम से के सर्कुलर, हाँ मैंने क्या बोला, एवरी क्लोज पाथ, ठीक है। इसमें आप करेंगे चैप्टर नंबर पेज नंबर 41 ऑल क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 17 to 37। देखो लर्निंग का मुझे नहीं हुआ है, लर्निंग तो तुमको ही करना है, बात है प्रैक्टिस की। बात क्या है,
प्रैक्टिस की। तो अभी फिलहाल इतना करना है, उसके बाद अगर टेस्ट, चलो मैं टेस्ट के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो अपने अपने नोटबुक पे। अरे मैं भूल जाऊंगा ना, वो तुम देख लेना। ये देना यू क्वेश्चन जो लिखो, किसके, सेल के, टिश्यू और सेल के लिखो क्वेश्चंस। पहला ये लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लिखो लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।